Morning students, class 9th. This video is for 9th class biology student of Jawahar Navodaya Vidyalaya Badi and there is no commercial purpose for that. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल. सो डियर स्टूडेंट, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ. हमारा शरीर जो भी काम करता है वो अल्टीमेटली किसी न किसी एक सेल से बने होते हैं. यदि हम छोटी से छोटी इकाई की बात करें सेल, तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं. टिश्यू से ऑर्गन बन जाते हैं, ऑर्गन से एक सिस्टम बन जाता है और बहुत सारे सिस्टम मिलकर एक बॉडी बनाते हैं. तो जब हम सेल की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की होती हैं. ये स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा हम सेल को देख सकते हैं. नेकेड आई के द्वारा सेल नहीं दिखाई दे सकती. तो माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर देखिए, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी आँख जहाँ पर किसी वस्तु को देखने के लिए यूज़ की जाती है उसको हम आई पीस कहते हैं. ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम आई पीस कहते हैं. एक कोर्स एडजस्टमेंट रहता है जिसके द्वारा हम स्लाइड को फोकस करते हैं. एक फाइन एडजस्टमेंट रहता है जिसको बहुत कम यूज़ किया जाता है क्योंकि ज़रा सा इसमें डिस्टर्ब होता है और हमको स्लाइड दिखाई नहीं देती. बॉडी ट्यूब रहती है जिसमें लेंस फिट होते हैं जो किसी भी सेल का आकार कई गुना बढ़ा देते हैं. उसका साइज़ 100 टाइम्स टू 200 टाइम्स तक बढ़ा देते हैं. इट डिपेंड ऑन द सेल. आर्म जो है इसके द्वारा हम माइक्रोस्कोप को उठाते हैं, हैंडल करते हैं. ये ऑब्जेक्ट लेंस है जहाँ पर हम स्लाइड को रखते हैं और स्लाइड को देखते हैं. ये लेंस जनरली कॉन्वेक्स लेंस रहता है. ये स्टेज है स्लाइड रखने के लिए. ये स्क्रू लगे हुए हैं. ये कंडेंसर है. ये मिरर है जो लाइट को फोकस करेगा स्लाइड पर. ये लाइट जो आ रही है ये लाइट हमारी आँखों पर पड़ेगी. ये बेस है जिस पर माइक्रोस्कोप स्थित रहता है. इसके बाद हम देखेंगे सेल ऑफ एन ओनियन पील. ओनियन पील में आप सेल देखेंगे तो आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी. सबसे पहली चीज़ है आपको सेल दिखाई देंगे और अंदर छोटे छोटे डॉट दिखाई देंगे जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. इसके लिए क्या करना पड़ता है, ओनियन की एक पतली सी झिल्ली को निकालकर स्लाइड पर रखते हैं, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो आपको सेल और न्यूक्लियस दिखाई देंगे. इसके बाद हम बात करेंगे सेल की. तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की किसने, हु डिस्कवर्ड द सेल. तो यहाँ से ध्यान रखिए आप, द सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. किसने खोज की थी, रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड द सेल. He observed the cell in a cork slice. लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े में उन्होंने छोटे छोटे सेल देखे थे और उनको सेल नाम दिया था. लेकिन 1674 में ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया और लिविंग सेल की स्टडी की. सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में. यदि क्वेश्चन पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, तो आपका आंसर रहेगा रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. थर्ड रहेगा हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल. तो इसका आंसर है परकिंजे. परकिंजे कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिक्विड ऑफ सेल. इसके बाद एक सेल थ्योरी दी गई थी. सेल थ्योरी क्या थी, सेल थ्योरी थी कि पुरानी जो सेल हैं वही डिवाइड होती हैं और उससे नई सेल बनती हैं. द न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. और ये किसने दी थी, 1838. एक बायोलॉजिस्ट थे स्लीडन और दूसरे बायोलॉजिस्ट थे स्वान. तो स्लीडन एंड स्वान ने ये सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी जो ये कहती है सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है. और जब 1940 में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, जेनॉल एंड रस्का नाम के साइंटिस्ट ने 1940 में माइक्रोस्कोप की खोज की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की. तो इसके बाद हम सेल के अंदर भी चीज़ों को देखने में सक्षम हुए. वेरियस सेल
फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी में यदि अलग अलग सेल का हम आकार देखें तो हमको स्मूथ से लेकर स्टार शेप्ड विचित्र विचित्र प्रकार के अलग अलग टाइप, अलग अलग शेप, साइज हमको दिखाई देते हैं। यदि हम स्मूथ मसल सेल्स की बात करें तो स्मूथ मसल सेल्स में ये दोनों सिरों पर नुकीली रहती हैं ये सेल, ये हमारी मांसपेशियों में पाई जाती हैं। हमारी ब्लड सेल्स के अंदर बहुत सारी छोटे से बड़ी सेल्स रहती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके भी अलग अलग साइज और शेप रहते हैं। हमारी नर्व सेल जो है वो स्टार शेप्ड रहती है। फैट सेल एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओवम एक ओवल स्ट्रक्चर है, गोल स्ट्रक्चर है। जो बोन सेल रहती हैं उस टाइप की दिखाई देती हैं, और स्पर्म जो है वो स्पायरल शेप्ड का स्ट्रक्चर रहता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे सेल हुए। सेल के चारों तरफ एक झिल्ली रहती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग टिश्यूज़ में सेल के चारों ओर सराउंडिंग रहती है। क्या काम करती है? जिस तरह हमारी स्कूल की जो बाउंड्री रहती है उसी तरह हमारी सेल की सेल मेम्ब्रेन रहती है। इसका पहला काम है ये परमिएबल रहती है। कैसी परमिएबल रहती है? सेमी परमिएबल रहती है। इसमें केवल सिलेक्टेड मटेरियल ही अंदर और बाहर जा सकते हैं। जो मटेरियल यूज़फुल रहते हैं उनका मूवमेंट तो अंदर हो सकता है, लेकिन जो मटेरियल हार्मफुल हैं उनको सेल के बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हैं उसको सेल के बाहर कर दिया जाएगा, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। इस तरह गैसों का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको डिफ्यूज़न कहते हैं। जब लिक्विड का ट्रांसपोर्ट होता है, लिक्विड का मूवमेंट होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहते हैं, है ना। डिफ्यूजन में क्या होगा? कोई भी मटेरियल ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। डिफ्यूजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अगरबत्ती। यदि अगरबत्ती हम एक जगह लगाते हैं तो उसका धुआं एक जगह से या उसकी खुशबू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। कहाँ से कहाँ तक पहुंचती है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसी प्रकार लिक्विड में भी ये चीज़ दिखाई देती है। जैसे यदि किशमिश को पानी के अंदर रख दिया जाए तो कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद हम देखेंगे किशमिश के अंदर पानी एंटर कर जाता है। इस तरह एक्युमुलेशन इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेल के अंदर पानी का जाना, ये इंटरनल मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है। तो आपने दो चीज़ें देखी, यदि मटेरियल हायर से लोअर की ओर जा रहा है तो वो कहलाता है डिफ्यूजन, और यदि लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है तो वो ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस को और अच्छे तरह से हम समझ सकते हैं। ऑस्मोसिस जो है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आप याद रखिए। कंसंट्रेशन के आधार पर हमने सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटा है। ये 3 भाग हैं। सबसे पहला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा सॉल्यूशन है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। हाइपोटोनिक का मतलब होता है, जैसे किसी भी सॉल्यूशन की आप बात करेंगे तो सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है आपकी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जनरली वाटर होता है, ठीक है। और एक चीज़ होती है सॉल्यूट, जिसको पानी के अंदर घोला जाता है। यदि पानी की मात्रा ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है और उसके अंदर जो शुगर है वो कम है, वाटर ज़्यादा है तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। यदि वाटर के अंदर शुगर की मात्रा इतनी है कि वो पर्याप्त घुल जाती है लेकिन वो तली में बैठती नहीं है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और यदि इतनी अधिक मात्रा में पानी नहीं है, पानी कम है और शुगर ज़्यादा है तो पर्याप्त घुल नहीं पाते, इस तरह के सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो 3 प्रकार के आपको सॉल्यूशन याद रखना है, हाइपोटोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो एक बार फिर से ध्यान से समझिए। हाइपोटोनिक पानी ज़्यादा है, उसमें
शुगर की मात्रा बहुत कम है। आइसोटोनिक, पानी के अंदर शुगर का मीठा सॉल्यूशन बन गया है, शरबत जैसा, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। हाइपरटोनिक का मतलब होता है पानी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में सॉल्यूट घुला हुआ है, चाशनी जैसा लिक्विड बन गया है, तो इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसी के आधार पर बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं। आपने देखा होगा कुछ खांसी के सिरप बहुत गाढ़े होते हैं, हाइपरटोनिक। कुछ दवाइयाँ या इंजेक्शन इतने रहते हैं कि वो बहुत ही पतले रहते हैं, तो वो हाइपोटोनिक। वो दवाइयाँ या इंजेक्शन जो हमारे ब्लड के इक्वल उनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है, उनको आइसोटोनिक कहते हैं। इन इंजेक्शनों को लगाने पर किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक कंडीशन में आरबीसी से पानी बाहर जा सकता है या आरबीसी के अंदर पानी आ सकता है। इस कारण ऐसे इंजेक्शनों में दर्द होता है। तो ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन की बात हुई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।